स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले सीवर। तो सीवर क्या होता है? सीवर रेफर्स टू दी पाइप दैट ट्रांसपोर्ट ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम द कम एंड कम्युनिटीज टू अ ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो सीवर क्या होता है? एक पाइप होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है आपके ह्यूमन वेस्ट को, हाउसेस वेस्ट को, डोमेस्टिक वेस्ट एक्सेट्रा। सीवरेज सिस्टम क्या होता है? सीवरेज इज जनरेटेड बाय रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, है ना। तो आपका जो सीवेज है वो कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है? रेजिडेंशियल से, इंस्टीट्यूशनल से, कमर्शियल से, इंडस्ट्रीज से। हाउस होल्ड सीवर भी हो सकता है जो कि जनरेटेड फ्रॉम टॉयलेट, बाथ, शावर्स, किचन, सिंक एक्सेट्रा। तो ये तो मैंने बात करी सीवर क्या होता है और सीवरेज सिस्टम क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ कि कंबाइंड सीवर क्या होता है। देखो, कंबाइंड सीवर वो सीवर होता है जो कि रेन वाटर, सीवेज, होम सीवेज, इंडस्ट्रियल वाटर को एक साथ ही कलेक्ट करता है। सेम पाइप यानी एक सिंगल पाइप में रेन वाटर, होम सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है, वो कंबाइंड सीवर सिस्टम कहलाता है। And after that, however, during season of the excessive rainfall when or snowfall, the volume of wastewater in a combined sewage system can exceed the sewer system or treatment plant capacity. कभी कभी क्या होता है कि इस सीवर में क्या होता है कि जब ज्यादा आपका एक्सेसिव रेनफॉल में हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट वाटर है इस कंबाइंड सीवर के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाएगा तो आपका सीवर सिस्टम जो है एक्सीड कर जाएगा इट्स कैपेसिटी से, है ना। अब कुछ इसके एडवांटेज अगर मैं देखूं तो एडवांटेज में ये है कि सबसे पहले तो बिकॉज सीवर आर वास्ट, क्लीनिंग देम इज सिंपल। इसकी क्लीनिंग करना सिंपल है। मेंटेनेंस क्या होता है इसका? लोअर होता है। इसमें अगर स्टॉर्म वाटर आ रहा है, रेनफॉल वाटर आ रहा है तो यहाँ पर डाइल्यूशन भी अच्छा हो जाता है। इससे जो स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज है वो कम हो जाता है और यहाँ पर जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी वो भी ऑब्टेंड हो जाती है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंबाइंड सीवर है वो इट इज अ यू नो द कलेक्टेड सीवर फ्रॉम सीवेज फ्रॉम द स्ट्रॉम वाटर, सरफेस रन ऑफ और सीवेज इज कॉल्ड कंबाइंड सीवर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ब्रांच सीवर। तो ब्रांच सीवर आपका क्या 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 होता है कि ब्रांच सीवर इज वन ऑफ द collect wastewater from the small region, discharge into the trunk sewer. That sewer serves multiple branch of sewer areas. Branch sewer usually have a diameter of 8 or 10 inches, है ना। तो ब्रांच सीवर जो होता है ये आपका क्या करता है? वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ जो होता है पाइप का, सीवर का, वो हो जाता है आपके पास 8 or 10 inches. A branch sewer is a sewer to which an individual building sewer is attached in plumbing. उसके बाद नेक्स्ट आता है आउटफॉल सीवर। तो एनी पाइप कंडक्ट यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट आइदर रो सीवेज और ट्रीटेड इफ्लुएंट टू अ फाइनल पॉइंट ऑफ रिलीज पॉइंट इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर। तो यानी मतलब जो जितना भी हमारा जो सीवेज आता है वो सारा आउटफॉल सीवर में जाता है और आउटफॉल सीवर से आप सीवेज ट्रांसपोर्ट करते हो ट्रीटमेंट प्लांट में। कनेक्शन बिटवीन द लोएस्ट ब्रांच एंड द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। तो अगर मैं यहाँ पर मोटा मोटा आपसे ये कहूँ कि जो हमारा सीवेज है वो कैसे आता है, तो सबसे पहले हाउस होल्ड सीवर होता है। हाउस होल्ड सीवर के बाद में आपका लेटरल सीवर होता है। लेटरल सीवर के बाद में आपका ब्रांच सीवर होता है। उसके बाद में आपका मेन सीवर होता है और मेन सीवर से आपका सीवर जाता है आउटफॉल सीवर में एंड आउटफॉल सीवर में पूरा वेस्ट वाटर कलेक्ट होकर के ट्रीटमेंट प्लांट में आपका जाता है।
नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपको हार्डनेस को रिमूव करना है तो आप सॉफ्टनिंग मेथड से आप हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पर सॉफ्टनिंग में आपके दो इन जनरल बात करता हूँ तो जियोलाइट और आयन एक्सचेंजेस प्रोसेस यहाँ पर काम में आती है। द मल्टीवेलेंट केटाइन causing the hardness of in water are replaced by univalent cation of zeolite, mostly sodium zeolite आप यहाँ पर यूज करते हैं, and gets itself converted in exhaust zeolite which is further regenerated by the passing brine solution through it before using it फॉर नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जब आप हार्डनेस को रिमूव करना है तो सॉफ्टनिंग यूज करते हो, सॉफ्टनिंग में आप जियोलाइट और आयन एक्सचेंज मेथड यूज करते हो। तो आपका जियोलाइट में मोस्टली सोडियम जियोलाइट ही आपका यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर थ्रू जियोलाइट मेथड बिकॉज expensive due to the presence of iron manganese compound, because iron and manganese zeolite cannot be regenerated back to सोडियम जियोलाइट। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब कि जो आपका जियोलाइट होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव? क्योंकि आयरन और मैग्नीज उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वापस से जब आप यू नो यहाँ पर इस प्रोसेस में आयरन और मैग्नीज को वापस से आप रीजनरेट नहीं कर सकते हो वापस से सोडियम जियोलाइट में। अब मैं बात कर लेता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे पहला आता है डेड एंड सिस्टम। देखो डेड एंड सिस्टम ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्री सिस्टम होता है, ट्री के जैसे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन सप्लाई लाइन, ये एक सप्लाई लाइन से जुड़ा होता है, और बाकी जो यहाँ पर जो लाइंस निकलती है यानी सब मेन से जो निकलती है वो इसके राइट एंगल से निकलती है। एंड विच सब मेन इज then divided into several branches pipe called laterals। मतलब एक मेन लाइन होती है, मेन लाइन को हम सब मेन में डिवाइड कर देते हैं और फिर सब मेन से ब्रांचेस, उसके बाद में लेटरल्स में यह जाता है। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यह ओल्डर टाउन्स के लिए होता है एंड डेवलप्ड इन हाफ जार्ड मैनर and without properly planned road। एग्जाम्पल जैसे ओल्ड सिटीज के लिए यूज किया जाता है, इरेगुलरली ग्राउंड सिटीज के लिए, एंड इकोनॉमिकल होता है और सिंपल होता है। नेक्स्ट सिस्टम हमारा आता है ग्रिड आयरन सिस्टम। तो ग्रिड आयरन सिस्टम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये क्या होता है, इंटरलेस्ड सिस्टम होता है ना, रेटिकुलेशन सिस्टम होता है जिसमें the main sub-mains and branches are all connected with each other। मतलब यहाँ पर मेन पाइपलाइन सब पाइपलाइन और ब्रांचेस आपका एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देयर इज नो डेड एंड, इसमें कोई भी डेड एंड नहीं होता है इस सिस्टम में। एंड लूपिंग इज प्रोवाइडेड, इसमें हम लूपिंग प्रोवाइड करते हैं। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेल प्लान्ड सिटीज, मतलब ये सबसे ज्यादा सुटेबल होता है वेल प्लान्ड सिटीज के लिए। इसके अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है ऑयल पाइप्स में मल्टीपल फ्लो पाथ होता है। देखो यहाँ पर मेन लाइन होती है, मेन के बाद सब मेन के बाद ब्रांचेस, उसके बाद इट इज कनेक्टेड टू लेटरल पाइप्स, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम देखो, इफ अ सिटी और टाउन हैविंग अ सिस्टम ऑफ रेडियल रोड्स emerging from different centers, the pipeline can be best led in a radial method by placing the distribution reservoir at these centers। The water from the distribution reservoir is then supplied radially to distribution pipes and thus also known as zonal distribution। तो इस पाइप में देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जहां पर ये सेंटर्स हैं, यहाँ पर हमने रिजर्वायर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, रिजर्वायर बनाए हुए हैं, और यहाँ से हमने क्या कर रखा है कि मेन पाइपलाइन निकाल रखी है डिस्कनेक्टेड टू मेन पाइप, और यहाँ से रेडियल फॉर्म में आपने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है ना। देखो तो इस तरह का जो यहाँ पर फॉर्म बन के आता है, रेडियली फॉर्म बन के आता है, और इसको हम जोनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं।
ठीक है, तो मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वायर से सेंटर्स में और वहां से मेन पाइप से सब मेन, एंड देन उसके बाद ब्रांचेस पाइप्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर। नेक्स्ट आता है आपका रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम ये इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। एनक्लोज रिंग आइदर सर्कुलर रेक्टेंगुलर, मतलब ये सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ऑफ द मेन पाइप इज फॉर्म्ड अराउंड द एरिया टू बी सर्व। जिस भी एरिया को आप सर्व करना है उसके अराउंड आप क्या करते हो, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाते हो। द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ब्लॉक। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, एंड द मेन वाटर पाइप आर लेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द ब्लॉक। दिस सिस्टम इज वेरी सुटेबल फॉर टाउन्स एंड सिटीज हैविंग वेल प्लान्ड रोड। ये जो सिस्टम होता है जहां पर वेरी सुटेबल फॉर टाउन्स एंड सिटी, वेल प्लान्ड रोड जहां पर है वहां पर ये सुटेबल होता है। इट इज इकोनॉमिकल एंड द प्रेशर एट द एंड आर रीजनेबली इक्वल। यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो भी इक्वल रहता है। तो आपको ये डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, मेन पाइप, दिस इज rectangular and circular pattern. So this is submain, this is main pipe। धन्यवाद। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 10,500 ये आपका परमिसिबल लिमिट जो है डिफरेंट पैरामीटर्स की, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो लिमिट है 500 इज एक्सेप्टेबल लिमिट, एंड cause of rejection 2000, ये mg पर लीटर में है। उसके बाद टर्बिडिटी की जो लिमिट है 1 to 5 NTU में, कलर की 5 to 15, टेस्ट और ऑर्डर की यानी 1 से 3। 1 is a acceptable limit and 3 is a cause of rejection। आफ्टर दैट टोटल डिजोल्व सॉलिड की लिमिट 500 to 2000, एल्कलिनिटी की 200 से 600, पीएच एक्सेप्टेबल लिमिट 7 से 8.5, कॉज ऑफ रिजेक्शन लेस देन 6.5 एंड ग्रेटर देन 9.2, हार्डनेस 200 से 600, क्लोराइड 250 से 1000, फ्री अमोनिया 0.15 से लेकर 0.15। तो इसकी एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट दोनों ही सेम है। देखो परमिसिबल लिमिट या एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज, नाइट्रेट की 45, इसकी कोई कॉज ऑफ रिजेक्शन नहीं है। क्लोराइड की 1 to 1.5, आयरन और एफी की आयरन एज एफी सेम, मैक्सिमम 0.3, सल्फेट की 200 से लेकर 400, कैल्शियम की 75 से लेकर 200। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि अगर आपको फाई डिमांड को कैलकुलेट करना है तो डिफरेंट इंपेरिकल फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं। पहला कचलिंग फॉर्मूला Q इक्वल टू 3182 रूट पी, ये रूट क्यू होगा। तो Q यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर मिनट, और P जो है ये आपके पास पॉपुलेशन इन 1000 में। उसके बाद आता है फ्री मान फॉर्मूला 1136 P by 5 plus 10। Q यहाँ पर लीटर पर मिनट में है और P यहाँ पर पॉपुलेशन इन 1000। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला, पहला फॉर सेंट्रल कंजेस्टेड हाई वैल्यू सिटी, मतलब अगर आपके पास पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख से कम है तो आपके पास ये फॉर्मूला यूज करना है Q इक्वल टू 4637 रूट Q 1 माइनस 0.01 रूट P। P आप जानते हो पॉपुलेशन इन 1000,
Q अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर मिनट, यानी Q यहाँ पर लीटर पर मिनट में आएगा। अगर आपके पास पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख हो, उसका यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है बस्टन फॉर्मूला। तो बस्टन फॉर्मूला इज यूज फॉर Q इक्वल टू 5663 √P। नेक्स्ट में आपके पाइप कनेक्शंस की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो ये आपका फ्लशिंग सिस्टम है, फ्लशिंग सिस्टम है, ठीक है, जहां से आप फ्लशिंग करते हो। ये अपर फ्लोर, ये लोअर फ्लोर, ठीक है, ये आपका WC है। यहाँ से जो ये वाला पाइप जा रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं एंटी सिफोनेस पाइप। और यहाँ से जहां से फॉल गैसेस निकलती है, यानी पूरा वेंटिलेशन पाइप, ये सोइल स्क्रीटा निकलता है, सोइल पाइप, ये ग्राउंड सरफेस। और वाटर यहाँ पर सीवर में चला जाता है, लोअर फ्लो, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि आपका जो फ्लशिंग सिस्टम है वहां से किस तरह से आपके पाइप होते हैं, वेंट पाइप, एंटीसिफोनस पाइप, सोइल पाइप, एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, a water closet is a water plumbing fixture designed to receive the human excreta directly and is connected to the soil pipe by means of trap, ठीक है। तो आपको अगर प्लम्बिंग फिक्सर्स जो होते हैं, तो किस तरह से आपका डिजाइन करना है कि वो रिसीव कर सके ह्यूमन एक्सक्रीटा को डायरेक्टली और कनेक्टेड बाय सोइल पाइप। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि सोइल पाइप होता क्या है। तो सोइल पाइप कन्वेइंग टू ड्रेन एनी सॉलिड और लिक्विड filth shall be circular and small, having a minimum diameter of 100 mm। इसका डायमीटर यानी 100 mm 10 सेंटीमीटर होता है। ये पाइप एस्बेस्टस सीमेंट बिल्डिंग पाइप में भी ऑल्सो यूज्ड फॉर सोइल पाइप ओनली अबव ग्राउंड लेवल। तो ये ग्राउंड लेवल की अबव यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि टू ड्रेन आउट सॉलिड और लिक्विड वेस्ट। Soil pipe, whether inside or outside the building, shall not be connected with any rainwater pipe, and there shall not be any trap in such soil pipe or between it any drain which is connected, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेंट पाइप। तो वेंट पाइप क्या होता है? ये पाइप फॉर पर्पज ऑफ वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपकी फॉल गैसेस क्या हो जाए, निकल जाए एटमॉस्फेयर। इट इज प्रोवाइडेड इन सेप्टिंग टैंक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑल गैसेज। तो आपका जो सेप्टिंग टैंक होता है, उनमें जो गैसेस बनती है उनको बाहर निकालने के लिए इस पाइप को यूज किया जाता है। द डायमीटर ऑफ मेन वेंटिलेटिंग पाइप जो होता है वो लेस देन 50 mm होता है। सोइल पाइप का डायमीटर कितना था? 100 mm। और यहाँ पर वेंट पाइप का डायमीटर है 50 mm। A branch ventilating pipe on a waste pipe in both one end and two pipe system shall be of not less than 2/3 the diameter of branch waste ventilated subject to minimum 25 mm. A branch ventilating pipe on a soil pipe in both one and two pipe system shall be not less than 32 mm in diameter। तो एक जगह यहाँ पर बोल रहा है 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ ब्रांच और वेंटिलेटेड सब्जेक्टेड टू मिनिमम कितना 25 mm। और ब्रांच वेंटिलेटिंग जो पाइप है और सोइल पाइप इन बोथ, यहाँ पे कितना बोल रहा है? डायमीटर इन नॉट लेस देन 32 mm इन mm। मतलब एंटी सपोनेस पाइप आप कहाँ लगाते हो? कंजक्शन विद द ट्रैप इन द सेंटर फिटिंग टू प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है अनसीलिंग ऑफ द ट्रैप बाय सिफोनेस और बैक प्रेशर। यानी सिफोनेस बैक प्रेशर से जो ट्रैप जो होता है अनसीलिंग हो जाता है, उनको प्रिवेंट करता है। बैक सिफोनेस causes breaking of the water seal, therefore anti siphonous pipe is required। तो बैक जो सिफोनेस होता है उसकी वजह से क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ वाटर सील,
हो जाती है, इसलिए एंटीसिपोनेस पाइप का यूज करता है। मैनुअल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये मेसनरी और आरसीसी चेम्बर होता है और सुटेबल इंटरवल अलोंग दी सीवर लाइन प्रोवाइडेड एक्सेस इनटू देम। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। द इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इज assumed measured by the threshold order number. Dilution ratio which is orderly hardly detectable. तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर ये a प्लस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर ये a प्लस बी है, ये क्या है टोटल वॉल्यूम, यानी जहां तक मान लेते हैं हमने ए तो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर वाटर ऑर्डर्स वाटर इन एमएल, बी है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर फ्री वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर इन विच ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेबल। यानी आपके पास 900 ml तो वेस्ट वाटर नहीं, 10 ml तो आपके पास क्या है वेस्ट वाटर और नहीं, और 10 ml और 90 ml आपके पास क्या है, आपके पास 10 भाई ए प्लस बी, एक तो आपके पास 90 ml आपके पास डाइल्यूशन वाटर है और 10 ml आपके पास वेस्ट वाटर है, यानी आपके पास ए तो क्या होगा कि ऑर्डरस वाटर इन ml, यानी 10 ml का जो ऑर्डरस वाटर है, अब उसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे 10 10 10 तक यानी 90 तक, तो आपके पास जो हो जाएगा जब तक आपको डाइल्यूट करते रहना तब तक उसको ऑर्डर आना बंद ना हो जाए, तो ऐसे करके आपके पास जो ऑर्डर्स मान लेते फ्री हो रहा है 90 ml का, है ना 10 ml का, तो 10 प्लस 90 100 और ए कितना हो जाएगा, ए वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स वाटर यानी 10 ml। नेक्स्ट आता है स्लज थिकनिंग। स्लज थिकनिंग क्या होता है कि आपका जो सॉलिड कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है, द टोटल स्लज वॉल्यूम करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज। जब स्लज थिकनिंग होती है तो सॉलिड कंसंट्रेशन ज्यादा होता है लेकिन टोटल जो स्लज वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है, बट द स्लज स्टिल बिहेव लाइक ए लिक्विड इंस्टेड ऑफ सॉलिड। मतलब आपका जो स्लज होता है वो नो बिहेव लाइक ए लिक्विड instead of solid. It optimizes the following conditions, conditions in stabilization, dewatering phases by reducing the size of facility and equipment in the operating. तो अगर आपको मान लेते हैं कि स्लज एंड मॉइस्चर कंटेंट के बीच आपको रिलेशन निकालना है तो ये है, तो V1 वॉल्यूम ऑफ स्लज एट मॉइस्चर कंटेंट P1% और V2 आपका वॉल्यूम ऑफ स्लज एट मॉइस्चर कंटेंट P2%। तो आपको अगर इसका रिलेशन देखना है तो V1 100 माइनस P1 इक्वल टू P2 V2 100 माइनस P2। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इन दिस मेथड अ कांस्टेंट इंक्रीमेंट ग्रोथ ऑब्जर्व, कांस्टेंट आपको ग्रोथ ऑब्जर्व देखने को मिलती है। एज पर दिस मेथड पॉपुलेशन आफ्टर इंडिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट कैलकुलेटेड एज Pn इक्वल टू P नॉट प्लस NX बार। P नॉट यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, N क्या है नंबर ऑफ डिकेड, X क्या है एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नॉन डिकेड। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर हम आते हैं कि जिसे आप क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन बनाता है ना। हाइपोक्लोरस जो एसिड होता है वो 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है। अब हाइपोक्लोरस जो एसिड होता है HOCl एंड हाइपोक्लोराइट आयन इन द वाटर सेम डिपेंड अपॉन द पीएच वैल्यू, यानी एल्कलिनिटी और एसिडिटी पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आपका पीएच इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आपका पीएच इंक्रीज होता जाता है HOCl की जो पावर है वो कम हो जाती है और OCl की पावर बढ़ती जाती है। तो इस केस में आपके पास जो डिसइंफेक्शन इफिशियंसी होती है वो डिक्रीज होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर आपके पास कौन सा डिसइंफेक्टेंट यहाँ पर ज्यादा एक्टिव है, कौन सा हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन। तो अगर 5.5 से 6.5 के बीच है तो 100% HOCl एक्टिव है और यहाँ पर क्या होगा अच्छा डिसइंफेक्शन इफिशियंसी मिलेगी।
लेकिन ग्रेटर देन 9 pH पर OCl 100% हो जाएगा। इस केस में आपको इफिशियंसी कम देखने को मिलेगी। तो 8 pH वैल्यू ऑफ 8.5 for the given water sample, disinfection will be efficiently carried out by more of hypochlorite ion and less of hypochlorite ion. Hence, the trichloramine forms of chlorine has no disinfectant property. So, the trichloramine forms of not disinfection property. नेक्स्ट अगर मैं हाउस का वाटर कनेक्शन से बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो आपका जो है वाटर सप्लाई फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। तो फेरल नेक, गूस नेक, सर्विस पाइप और इसके अलावा स्टॉप कॉक होता है। ठीक है, तो फेरल क्या होता है? अ फेरल इज अ राइट एंगल स्लीव मेड ऑफ ब्रास और गन मेटल and is joined to a hole drilled in the water main to which it is screwed down with a plug. गूस नेक क्या होता है? स्मॉल साइड कर्व पाइप होता है जो कि फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है और इसकी जो लेंथ होती है 75 सेंटीमीटर इन लेंथ, फॉर्मिंग अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन द वाटर मेन एंड द सर्विस पाइप। तो ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल कनेक्शन बनाता है वाटर मेन और सर्विस पाइप के बीच। अब सर्विस पाइप क्या होता है? तो इट इज अ galvanized iron pipe, size less than 50 mm dia. It is should be laid underground in a trench. No sewage or drainage pipe is laid. The service pipe which supplied water to building through the municipal mains is connected to the main through goose neck and ferrule. तो क्या होता है कि ये गैल्वेनाइज्ड पाइप होता है जिसका डाया 50 mm से कम होता है और ये क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है। तो इसमें क्या होता है? सर्विस पाइप विच सप्लाई वाटर बिल्डिंग। तो क्या होता है? बिल्डिंग को वाटर सप्लाई करता है जो कि कनेक्ट होता है म्युनिसिपल मेन से थ्रू द गूस नेक और फेरल से। स्टॉप कॉक, द स्टॉप कॉक इज प्रोवाइडेड बिफोर द वाटर एंटर द वाटर मीटर इन द house. It is placed in a suitable masonry chamber with a removable cover and is fixed in the street close to the boundary wall in accessible station. Water meter, it is measure record quantity of water consumed in the house. तो स्टॉप नेट कोप क्या होता है कि जो आपका वाटर मीटर होता है, वाटर मीटर वहां पर लगा होता है प्रोवाइडेड बिफोर द वाटर एंटर। जहां पर वाटर एंटर होता है उसके पहले इसको लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि एयर बाइंडिंग क्या होता है। इनिशियल लॉस ऑफ हेड थ्रू फ्रेश क्लीन क्लीन फिल्टर इज अ रेंज ऑफ 10 से 30 सेंटीमीटर विच में भी एक्सटेंडर 30 सेंटीमीटर इज सम यू नो। तो इनिशियल लॉस अगर आपके पास 15 से 30 सेंटीमीटर होता है लेकिन ये 30 से ज्यादा भी हो सकता है। इन दिस केस इंक्रीजिंग द मोर एंड मोर impurity are interrupted in the filter medium during filtration। जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ impurities यहाँ पर इंटरप्ट हो गए। At a stage come during the operation when the resistance offered by the medium and the impurities exceed the static head of the water. At this point bottom layer of the filter medium start acting like a vacuum। यानी जब क्या होता है कि आपकी जो impurities है एक्सीड कर जाती है स्टैटिक हेड से, हेड ऑफ वाटर से, उस केस के अंदर आपके पास जो बॉटम लेयर ऑफ फिल्टर होता है, मीडियम होता है, वो एक्टिंग लाइक वैक्यूम, वैक्यूम की तरह काम करता है। जिससे क्या होता है? रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ डिसॉल्व गैसेज प्रेजेंट इन वाटर। तो बबल ऑफ राइजेज इन द सरफेस रिजल्टिंग इन द बाइंडिंग ऑफ द फिल्टर। तो इस केस में क्या होता है कि जो डिसॉल्व गैसेज रिलीज होती है वाटर के अंदर से जिससे बबल राइज होते हैं सरफेस resulting in the binding of filter from the bottom, thereby they seriously affected the operation of filter. So the remedial measure to avoid the binding, air binding। तो air binding को आपको अगर
अवॉइड करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो हेड है उसको रिड्यूस करना, अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। टेल की ग्रोथ को कम करना पड़ेगा। रेमेडिएंट कंडीशन सुपर सैचुरेटेड दैट वाटर विद एयर, मतलब आपके पास जो कंडीशन होनी चाहिए सुपर सैचुरेटेड वाटर वाली कंडीशन होनी चाहिए विद एयर। बाय टेकिंग प्रिकॉशन इफ पॉसिबल द वाटर गेटिंग वार्म्ड एज इट passes through plant। नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्रबलिंग रैपिड सैंड फिल्टर की बात हो रही है। तो मडबल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो मडबल whenever no proper cleaning of filter small clay particle remain stuck in the void of the filter। अगर आपने फिल्टर को अच्छी तरह से साफ नहीं किया है तो जो क्ले है, क्ले पार्टिकल्स है वो स्टक कर लेते हैं वॉइड्स ऑफ फिल्टर को, जिससे साइज ऑफ दिस पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है धीरे धीरे, है ना। उससे फिर क्या होता है, टाइम ब्लॉक, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ब्लॉक हो जाता है फिल्टर। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो डीप पॉपुलेटिंग एजेंट सोडियम सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। टॉप layer of filter is made of fine sand. Due to the sedimentary cracks appear on this layer, and these cracks increase in width with the uploading and loading of the filter media. To solve this problem, top layer is removed and replaced. Next concept आता है आपके पास, the efficiency of loose sedimentation indicate the overall percentage removal of suspended matter at a given overflow rate or surface loading rate. The efficiency of the sedimentation tank increases if the overflow rate reduces. More time available to particles for settle. Overflow rate होता है V equals to Vs equal to Q by L. It means that अगर आपके पास जो efficiency of sedimentation tank जब increase होती है, जब क्या होता है कि अगर reduce the overflow rate आपका reduce होता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर पार्टिकल सेटल हो रहा है तो उसको मोर टाइम अवेलेबल रहता है। फ्रॉम इक्वेशन से ये हम कह सकते हैं कि जो बी इंटू एल क्या है, आपका सरफेस एरिया ऑफ टैंक इंक्रीजेज, है ना। अगर आपका सरफेस एरिया ऑफ टैंक इंक्रीज होता है तो ओवरफ्लो रेट जो होता है वो रिड्यूस होता है एंड इफिशियंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है फॉर द गिवन डिस्चार्ज, क्योंकि इफिशियंसी जो होती है वीएस अपॉन वीएस क्या है, वीएस यहाँ पर है ओवरफ्लो रेट, तो वी नॉट अपॉन वीएस, तो अगर वीएस इंक्रीज होता है तो इफिशियंसी विल बी, देखो ओवरफ्लो रेट रिड्यूस efficiency will be increased. It means that efficiency and overflow rate are inversely proportional. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात कर लेते हो तो efficiency जो सेडिमेंटेशन टैंक की वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो efficiency increases the velocity of flow reduces। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है कम है तो efficiency इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास efficiency increases if viscosity reduces, अगर विस्कोसिटी आपको कम है तो efficiency इंक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी चेंज बट वी कैन नॉट डू। साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है, जैसे efficiency इंक्रीजेज तो साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, साइज ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज होता है तो efficiency भी क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। अब आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैप्स। तो ट्रैप्स क्या होते हैं, एज द सेम सजेस्ट, ट्रैप सिंपली ट्रैप द वाटर एंड सीवर गैस। वैसे अब जैसे ट्रैप क्या होती है, सिंपली ट्रैप क्या होते हैं, ट्रैप द वाटर और सीवर गैस। इट इज अ प्लम्बिंग डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट smell, bacteria, also insect from the entering your home. Different type of trap mentioned below. तो ट्रैप का जो काम होता है एक प्लम्बिंग डिवाइस होता है जो प्रिवेंट करता है स्मेल, बैक्टीरिया और इंसेक्ट को। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स होते हैं जैसे गली ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, एंटी साइफन ट्रैप, पी ट्रैप। तो गली ट्रैप जो होता है इज प्रोवाइडेड आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग बिफोर द कनेक्टिंग, इट इज द एक्सटर्नल सीवरेज लाइन। It is also collect waste water from the kitchen, sink, wash basin, bath
and vast area. तो ये जो गली ट्रैप है प्रोवाइडेड आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग बिकॉज कनेक्टिंग टू एक्सटर्नल सीवरेज लाइन। तो ये क्या होता है, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करते हैं किचन सिंक और वॉश बेसिन बाथ वॉश एरिया। इंटरसेप्टिंग ट्रैप इट इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द कोल गैसेज फ्रॉम द पब्लिक सीवर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग सीवर। एंटी साइफन ट्रैप इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट साइफनिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पी ट्रैप यूज्ड विद एन इंडियन वाटर क्लोसेट। द ट्रैप आर मेड फ्रॉम UPVC or cast iron sheet. This trap also has a water seal under a prevent entry of the coal gases to house. तो देख लीजिए यहाँ पर आपके पास ये क्या है, बेसल इनलेट, नो दिस इज ग्रेटिंग फ्लो लेवल, दिस इज आउटलेट, दिस इज गली ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, दिस इज इंटरसेप्टिंग ट्रैप from houses drain, this is house to house sewer to water seal and tight fitting plug। उसके बाद नेक्स्ट आता है पी ट्रैप, दिस इज अ पी ट्रैप, टेल पीस, दिस इज पी ट्रैप एंड दिस इज सीवर गेस। अब मैं बात कर लेता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड की। अगर मैं बात करता हूँ तो वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज इज टेकन अबाउट 5% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड पब्लिक यूज के लिए 5% होती है टोटल डिमांड की। एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड प्लेज अ की रोल ऑफ प्लानिंग वाटर सप्लाई स्कीम। अगर आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है प्रॉपर तो आपको पहले वाटर डिमांड निकालनी पड़ेगी। वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिमांड आर अवेलेबल। तो पहला आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो डोमेस्टिक में जैसे आपका बिल्डिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग और गार्डनिंग से रिलेटेड जो डिमांड है ये 50 से 60% होता है टोटल वाटर कंजप्शन का। इंडस्ट्रियल डिमांड रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज आइदर एक्जिस्टिंग और लाइकली टू एक्जिस्ट इन द फ्यूचर। और कमर्शियल इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, तो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, हॉस्टल एक्सेट्रा। Fire demand. The fire demand, it is governed distribution system. Because of that, fire demand is 1 LPCD for a city on 50 lakh population. Demand for public use, so include water required for park, gardening, or washing of road, 5 से 10% of total water. Compensate losses and theft demand. Include water lost from the leakage due to the bad plumbing, damaged meter, stolen water due to the unauthorized connections। तो 10% आप उसका निकाल लो, ठीक है। यूजफुल पॉइंट आपके अंदर में बात करूं तो जैसे यूज और डिमांड एनालिसिस, तो डोमेस्टिक में 135 से लेकर 200 तक डिमांड रहती है। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल का 50, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज का 20, डिमांड पब्लिक यूज में 10, कंपनसेट के लिए 55 और थेफ्ट और फायर डिमांड के लिए लेस देन 1। इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इन केसेस where it is practically not possible to conform to the cooling gradient, a flatter gradient may be used, but the minimum velocity in such cases shall on no count be less than 0.61 meter per second. It is undesirable to employ gradient given the velocity of flow greater than 2.4 meter per second where unavoidable cast iron pipe shall be used। यानी अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो ग्रेटर देन 2.4 मीटर पर सेकंड है तो इट इज अनअवॉइडेबल कि कास्ट आयरन पाइप यूज करना है। ऑक्सीडेशन पॉइंट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऑक्सीडेशन पॉइंट क्या एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो ट्रीट करता है वेस्ट वाटर को। कंसिडर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड है। नेचुरल प्यूरिफिकेशन होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर लाइक डोमेस्टिक सीवेज ट्रेड वेस्ट और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एक्सीलरेट। इसकी डेप्थ होती है 1 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक। डिटेंशन टाइम 2 से 6 वीक होता है। लेंथ 2 विड्थ रेशियो 2 होता है।
लगुन्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लगुन्स जो होता है, लगुन system include one or more pond-like bodies of water or basin designed to receive, hold, and treat wastewater from a predetermined period of time. Lagoons are constructed and lined with materials such as clay, artificial liner that will prevent leaks to the groundwater below, while in the lagoon, wastewater receive treatment through a combination of biological, physical, and chemical processes. Such of the treatment cause occurs naturally, but some systems are designed to also use aeration devices that increase the amount of oxygen in the water. वेस्ट वाटर डेप्थ जो होती है इसकी 2.5 से 4.5 मीटर, रिटेंशन टाइम 1 से 2 वीक। तो यहाँ पर कहा गया है एरिटेल लगून्स आर डीपर देन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा डेप्थ जो होती है लगून्स की होती है एरिटेड लॉन्च की। ऑक्सीडेशन पॉइंट की डेप्थ तो इतनी ही है, 1 से लेकर 1.8 मीटर, जबकि आपका लगून्स की डेप्थ है 2.5 से लेकर 4.5 मीटर। आपका मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लेटरल सीवर जो होता है वो क्या होता है, द सीवर ऑब्टेनिंग बाय डिस्चार्ज डायरेक्टली बिल्डिंग इज नोन एज लेटरल सीवर एंड इंडिकेट द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीवेज कलेक्शन। ट्रंक सीवर क्या होता है, द सीवर विच ऑब्टेन इट डिस्चार्ज फ्रॉम 2 or more मेन सीवर इज नोन एज ट्रंक सीवर। कमांड सीवर ये होता है कि जो consist of only one sewer which carries both sewage as well as rainwater or surface runoff। Main sewer क्या होता है, main sewer are used to convey wastewater from one or more later sewer to trunk sewer or to intercept sewer।